बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की, जिसको शुरू हुए इस टाइम 7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो डी एस्केलेट होती नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि यहाँ से वॉर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि रशिया ने ऐलान किया है कि वो रेफरेंडम होल्ड करेगी, जो तकरीबन 15% के करीब उसके पास जो यूक्रेन का एरिया उसने वहाँ पे होल्ड किया हुआ है, जहाँ पे रशियन ट्रूप्स इस टाइम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसके अंदर से कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे रेफरेंडम 23 से लेकर 27 के दरमियान में वो रेफरेंडम करवाएंगे। अब होगा उसका फ़र्क उससे ये पड़ेगा कि अगर वो रेफरेंडम के बाद वो रशिया को एरियाज़ मिल जाते हैं तो डायरेक्टली जो भी नेटो के अटैक्स हैं वो रशियन टेरिटरी पे होंगे। और उसके जवाब में पुतिन ने कहा कि अगर इन्होंने रशियन टेरिटरी पे हमला किया तो वी विल यूज ऑल पॉसिबल मींस, ऑल पॉसिबल, इसमें न्यूक्लियर भी शामिल। उसने कहा भी है, न्यूक्लियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने कहा कि न्यूक्लियर को आप जोक ना समझें कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। न्यूक्लियर को जोक ना समझे तो कोई 6000 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, क्या बनेगा? बस मैं इस्तेमाल करना खैर आसान काम नहीं होता, लेकिन थ्रेट बहुत बड़ी बात। पहली बात तो ये है कि तकरीबन 2014 से ऑनवर्ड, जब से रूस के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, आप देखें कि उस 2014 के आसपास ही एक और काम हुआ था, और वो ये हुआ था कि कतर में तालिबान का दफ्तर खुला था। तो 2014 से लेकर अब तक जो 8 साल हैं, ऐसे लगता है कि अमेरिका एक, जिसे कहते हैं, डिक्लाइनिंग एंड डाइंग फोर्स बनती जा रही है। आज मैं ये ऑकस का पढ़ रहा था, ये जो उन्होंने 15-16 मुल्क बनाए हैं इस रीजन के, उनका एक ग्रुप बनाया है जिसमें जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे मिल के जिन्हें चीन का दफा करें। ऐसे मिल के तो नहीं किया जाता ना, करता तो एक ही होता। बिल्कुल ऐसे। तो हुआ ये है कि इस सारे मामले के अंदर जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि 2014 में, पहली बात तो 1992 में जिसे रशिया टूटा है, तो पुतिन कहता है कि हम बड़ी, ये उस वक्त उसमें था उनकी ISI में, मतलब उनकी जो एजेंसी है जी, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके अंदर था। तो उस इंटेलिजेंस उसको कहते थे, खाद तो इनकी थी उसकी, रशिया की, अभी याद आ जाता, तो उसमें था। तो कहता हम बड़ी तमाशा देख रहे, बड़ी बेबसी से इन्होंने बर्लिन वॉल जो है वो तुड़वाई हमसे, और ख़ास तौर पे हमें जलील करने के लिए उसका पहला हथौड़ा जो है हमीद गुल से मरवाया कि पाकिस्तानी कि अमेरिका ने नहीं, तुम्हें तो इतने से मुल्क ने शिकस्त दी है। तो हम उसको बर्दाश्त करते रहे। फिर इन्होंने हमारे साथ जो खेल खेला कि हमारी सारी की सारी इतना प्रेशर डाल के, चीज़ें खड़ी करके सारे के सारे रीजन जो अलहदा कर दिए। यूरोप के सारे इलाके, बाल्टिक स्टेट्स अलहदा हो गई, यूक्रेन अलहदा हो गया, ऊपर के सारे जितने भी, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये वाले अलहदा हो गए। ये ईस्टर्न स्टेट्स जितनी भी थी, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और टोटल रशिया रह गया, फेडरेशन ख़त्म हो गई। ये वजह थी कि सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया और जो गोर्बाचोव था उसकी कोई ममलकत नहीं रह गई, क्योंकि सिर्फ रशिया रह गया था तो उसका सदर था बोरिस जेल्सन। ऐसे ही है ना, पाकिस्तान जो है वो ना रहे और पंजाब रह जाए तो फिर पूरा ही रह जाएगा ना। तो ये इंडिया जो है वो ना रहे और सिर्फ बीच में एक यूपी का होता मुल्क ना रहे, उसके अंदर एक फेडरेशन खत्म हो जाए, तो बोरिस जेल्सन आ गया। उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जब रशिया उठा है, लेकिन इनके साथ एक वादा किया था उन्होंने कि हम कभी भी नेटो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जहाँ नेटो है वहाँ रुक जाएगा। लेकिन फिर उसके साथ साथ इन्होंने नेटो में आगे बढ़ना शुरू किया और उन्होंने ख़ास तौर पे यूक्रेन जो है उसके साथ पंगा शंगे शुरू किए। यूक्रेन में इसकी अपना एक प्रो रशियन किस्म का एक वज़ीर आज़म बैठा हुआ था, तो उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ लोगों को ख़रीदा गया, पैसे दिए गए, अपोजिशन के मेंबर्स को इकट्ठा किया गया, उसके खिलाफ एक नो कॉन्फ्रेंस मूव लाई गई 2014 में। वो जब 2014 में नो कॉन्फ्रेंस मूव आई तो उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, तो धरना हो गया, जैसे हमारे यहाँ कुछ दिनों में होने वाला है। उस धरने के ऊपर आंसू गैस चली, लोग मरे, 80-85 लोग मरे, 400-500 लोग जो थे वो बेचारे मिसिंग हो गए, ज़ख्मी हो गए। वो बंदा जो था वो भाग गया, और कहाँ भाग गया? क्रीमिया भाग गया। हालांकि क्रीमिया जो था उस वक्त यूक्रेन का हिस्सा था। अब क्रीमिया और अहमियत सिर्फ ये समझ लें कि क्रीमिया और ये जो है अपना क्या नाम है इलाका जो है अपना यूक्रेन, ये बॉस्फोरस के समुंदर के ऊपर है। बॉस्फोरस का समुंदर जो है ये रास्ता निकाल, तुर्की वाला समुंदर है
जो रास्ता निकालता है मेडिटेरियन को, और फिर आप बैरल भी जा सकते हैं और बैरे ओकेनोस भी जा सकते हैं और यूरोप भी जा सकते हैं, इंडिया भी जा सकते हैं, जहाँ भी चाहे जा सकते हैं। तो यहाँ अगर आपकी बंदरगाह ना हो तो रूस तो फिर सिर्फ साइबेरिया के रीच देखेगा, ठीक है, और यहाँ पर उसके स्कीमों की बड़े बड़े उसके बस बैठे रहेगा। तो इनको अंदाज़ा हो गया कि कुछ होने वाला है, तो उन्होंने, वो बेचारा भाग के आ गया। तो रूस ने फ़ौरन 24 फरवरी वाले दिन, मुझे याद अच्छी तरह, हाँ 24 फरवरी को उसने वहाँ पर 27 फरवरी को वहाँ पर हमला करके क्रीमिया को कब्जा कर। क्रीमिया को कब्जा किया कि यूक्रेन में 95% आबादी जो है, रशियन आबादी जो थी, वो क्रीमिया में रहती थी। और कब्जा करने के बाद इन्होंने चूँ चाँ की, लेकिन रूस ने कहा कि नहीं, तो उसने वहाँ रेफरेंडम करा दिया। जब रेफरेंडम किया 16 मार्च को, तो उसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि अब ये रशियन टेरिटरी, अब हाथ लगाया तो ये पूरे रशिया के ऊपर हो गया। ठीक इससे हुआ ये कि 13 के 14 बंदरगाहें बनती हैं इस पूरे रीजन के अंदर, उनमें से 6 बंदरगाहें जैसे इसके हाथ में आ गए। अब वो रूस ने अपने आप को सेव कर लिया। अब वो गंदम भी भिजवा सकता था, तेल भी भिजवा सकता था, गैस भी भिजवा सकता था, सब कुछ कर सकता। इन 10-15 सालों में रूस ने बहुत डेवलप किया। तेल के मामले में डेवलप किया, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तेल बेचने वाला है। गंदम के मामले में डेवलप किया, सोयाबीन ऑयल के बारे में डेवलप किया है, गैस के बारे में डेवलप किया। यूरोप पूरे का पूरा डिपेंडेंट है रूस की गैस के ऊपर, रूस की तेल के ऊपर। दुनिया का 40% जो गंदम है वो यहाँ से जाती है। इसको कहते हैं कि ब्रेड बास्केट ऑफ दुनिया की खाने पीने की टोकरी जो है वो यूक्रेन को आ जाती है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हुआ ये कि उन्होंने हमला किया। हमला करने के बाद जब चला गया तो उन्होंने ज़ेलेंस्की को लिया है। ज़ेलेंस्की के साथ साथ इन्होंने फिर पंगे लेने शुरू किए, क्योंकि अफगानिस्तान से फारग हो गए थे। अफगानिस्तान से जब फारग हो गए थे तो अमेरिका के अंदर एक बुनियादी तौर पर एक ग्रुप है जो अमेरिका को लड़ाना चाहता है। ये वो ग्रुप है कि जिसने 3000 अरब डॉलर जो है अफगानिस्तान में खर्चा है। आप सोचें कि अफगानिस्तान में ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, काबुल में अफगानिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। कल आमिर खाकवानी ने जो कॉलम लिखा, वहाँ पर कोई अमेरिकन ने काम नहीं किया। ये 3000 डॉलर जो था, ये इसमें से 90% उन 5 कंपनीज ने कमाया है जो असला बनाती थी। अब उनका कारोबार रुक गया। अब उनको कहीं और थिएटर चाहिए था, तो वो अपने जिस बंदे पे पैसा लगाया हुआ था उसको कहते हैं लड़ो। अब वो लड़ने के चक्कर में रूस के मुकाबले में लाने के लिए कभी जर्मनी को कहते तुम आओ, कभी इंग्लैंड को कहते तुम लाओ, कभी फ्रांस को कहते तुम आओ। ये सारे कहते कि भाई सर्दियाँ आ रही हैं, गैस बंद हो गई, हम तो मर जाएंगे। हमने तो 20 अरब डॉलर की इतना बड़ा कॉरिडोर जर्मनी ने बनाया, क्या करेंगे। एनी हो, इधर से चाइना ने उसको पुश किया और उसने जाके हमला कर दिया और यूक्रेन के अंदर दाखिल हो गई फोर्सेस। दाखिल जब हुई तो उसके बाद उन्होंने फिर यूक्रेन को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की कि हम ब्लीड करवाएंगे रूस को, यहाँ पर हम एक गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, हम प्रॉक्सीज चलाएंगे, यूक्रेन को लड़ाएंगे। और यूक्रेनियन की जो है तारीख है लड़ने की रशिया के साथ। क्रीमिया की जो वॉर्स हैं, ये जो हैं बायरन की नज़मों में आती हैं। देयर इज़ नॉट अ रीज़न वाई, देयर इज़ बट टू डू एंड डाई। वो लाइट एट एज ऑफ द ब्रिगेड, और पता नहीं वो जो एक लोग जो थे वो तलवारों के साथ पहाड़ों से उससे टकरा गए। ये वो सारी सूरत हाल। ऐसी हालात के अंदर जब वो रशिया दाखिल हुआ है अंदर, तो सबके तो होश पटक, उनको अंदाज़ा नहीं था। इन्हें उस वक्त दाखिल हुआ है जब जो बाइडन ने इनको कहा कि भाई जब तुम कहोगे हम तुम्हें नेटो में शामिल कर लेंगे। फिर उन्होंने स्वीडन को मजबूर किया कि तुम शामिल हो जाओ, आइसलैंड को मजबूर किया कि तुम नाटो में शामिल हो। ये उन्होंने एक वॉर की फिजा बनाने की कोशिश की, लेकिन वॉर खुद लड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं जैसे अफगानी लड़े थे वैसे लड़ें, जैसे वियतनामी लड़े थे वैसे लड़ें। तो अब दस्ता यह है कि उनमें तो बेचारे वो बात नहीं है, वो तो इस तरह के लोग नहीं हैं। वो तो नीली आंखों वाले, ब्राउन बालों वाले ज़िंदगी में कभी चीज़ नहीं। 55 लाख तो बच्चे वहाँ से हिजरत करके चले गए। तो अब रशिया को उन्होंने दोबारा उसके खिलाफ एक बिल्टअप किया जिसमें इंग्लैंड सबसे आगे। और अभी जो उसकी नई वज़ीर आज़म आई, उसने कहा कि हमें लड़ना पड़ेगा, बेशक हमारी यूरोप से नाराज़गी क्यों ना हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड तो बहुत दूर बैठा है। प्यूटन भी ये कहता है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं गुज़िश्ता 1 साल से कह रहा हूँ कि रशिया का अगला अटैक जो है वो बरतानिया पे होगा और बरतानिया सफ़ा ऐसे से मिट जाएगा। क्योंकि जो मुझे इस वक्त चीज़ें नज़र आती हैं, जो अहले नज़र कहते हैं, बाकी चीज़ भी कहते हैं कि बरतानिया का वजूद अब दुनिया पर नहीं रहेगा। और तो बाकी भी जो पेशगोइयाँ हादीस में मिलती हैं इस पूरे खत। अब ये पूरा खित्ता जो है इसके अंदर रूस ने कल कहा है कि हम इसके इलाके के अंदर दाखिल हुए हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि तकरीबन कोई 25%
इलाका ऐसा है जिसमें रूसी आबाद है, बाकी यूक्रेनियन है। तो उस 25% इलाका जो है वो कर्जान और ज़ोप्राज़ाहा, पता नहीं क्या उसका रशियन नाम है, इसके अंदर ये कुल 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है कि जिस इलाके के अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है, जहाँ सब रशियन है। यहाँ पहले से कोई 4-5 साल से इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी। इसको वो कहते हैं हम इसको कर देंगे एनेक्स। जब हम इसको एनेक्स करेंगे तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ द रशिया। जब वो रशिया का पार्ट हो जाएगा तो इंटरनेशनल बाउंड्री बन जाएगी। जब इंटरनेशनल बाउंड्री बन जाएगी तो फिर उस पर हमला करना जो वो इंटरनेशनल वॉर को दावत देना है। जब इंटरनेशनल वॉर को दावत देना है तो रशिया किसका हिस्सा है? शंघाई कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। शंघाई कॉर्पोरेशन में कौन है? चीन है। शंघाई कॉर्पोरेशन में कौन है? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान भी शंघाई कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। और ये एक दिफाई पैक्ट है। ठीक, उधर से नेटो आ जाएगी, इधर से ये आ जाएगी, पोलैंड, ये वो, एक बड़ी जंग के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। हम दाखिल हो रहे हैं, दाखिल हो जाएंगे। क्या ऐसी जंग ऐसी होगी जैसे आपको नजर आ रही है? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल इससे मुख्तलिफ बताती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग का नक्शा खींचा है वो ये है कि ये पूरे के पूरा यूरोप जो है ये 80 झंडों के साथ ये मिल के हमलावर होगा मुसलमानों पर। हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो टर्की जो है वो मदद कर रहा है यूक्रेन की। तो ये पूरा का पूरा यूरोप का कौन सा खिता आता है, कौन से 80 झंडे होते हैं कि वो टर्की पे कब्जा करेंगे। कुस्तुनतुनिया हमारे हाथ से छिन जाएगा, टर्की का पूरा हताई का इलाका छिन जाएगा। क्रॉस करके बॉर्डर को, हलब को और इदलब को क्रॉस करते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वामक और अमाक का इलाका, दामक और अमाक का इलाका, वो मैदान में देख के आऊँ जहाँ पर लड़ाई होगी। और उस लड़ाई के अंदर आपने बड़ी तफसील से चीज़ें बताई हैं, अरबों की तबाही भी होगी, बाकी चीज़ों की सारी सूरत हाल होगी। ये उस जंग का खैमा हो सकता है कि पहले एक बड़ी आपस में जंग लड़े दोनों की यूरोप के अंदर, उस यूरोप के बाद एक ही ताकत उसके अंदर अमर्ज करे और वो जंग को ज़्यादा दूर नज़र नहीं आती। वो जंग जो है वो फिर यहाँ पर आके इस इलाके में लड़े। यहाँ पर एक ही ताकत होगी और वो ताकत होगी खुरासान की ताकत जो अफ़गानिस्तान की है, बाकी सब मारे जाएंगे। ये ताकत उठ के मदीना पहुँचेगी, खुरासान के झंडे, वहाँ जाके इमाम महदी की बैत होगी, वो उठेंगे और अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे दमिश्क के पास 20 किलोमीटर पे एक जगह है, आप सदस्य ने बताया, उसका है नाम गौता, वहाँ पर हेडक्वार्टर होगा। ये साउथ और नॉर्थ की जो जंग है ये इस जगह पे लड़ी जाएगी। अब मुझे लगता ये है कि इस पंगे में अब पहली जंग जो है, जो प्रिलिमिनरी जंग होनी है, का आगाज़ हो चुका, वो दोनों की उसका आगाज़ हो जाए, उसका आगाज़ हो चुका। अल्लाह अकबर कहने की बात है। ये देख लें सारी चीज़ें जितनी भी पेशीन गोइयाँ की गई हैं वो नज़र आती हैं पूरी हुई। यहाँ पे एक चीज़ बताएं जाके, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर दोनों के अंदर यही था कि दो ममालिक थे कि जो कि शुरू के अंदर कुछ अर्सा जो थे आपस में लड़ते रहते थे। सिमिलरली वही चीज़ अब यहाँ पे हो रही है। तो इसको तीसरी जंग अजीम का नाम देना हो, जैसा औरिया साहब ने कहा ये नाम देना हो, कुछ भी नाम देना हो, तो हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि आगे ख़तरा काफ़ी ज़्यादा मंडला रहा है। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम टॉपिक तो कमेंट्स के अंदर हमें बताएं, सो दैट औरिया साहब से हम जानें कि और क्या पेशीन गोइयाँ की गई हैं। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।